जाओ को दिखाया जाता है जो चैंगलिंग के पास बैठे हुए थे और उसके सर पर हाथ फेर रहे होते हैं। चैंगलिंग जो भी लेटा हुआ था। वैनिन जाओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार चैंगलिंग को बाई की शक्ति मिली क्यों है, और वो दोनों के दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं कि हाउ कुड इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। अभी हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है और उसे एक सपना आता है। चैंगलिंग जो अपने सपने में एक अंधेरी जगह पे चल रहा था और वो सीधा ही चल रहा होता है। अगर वो चाहता है कि अगर वो लेफ्ट मुड़े तो फिर भी लेफ्ट नहीं मुड़ पा रहा था। उसकी कदम भी नहीं रुक पा रही थी, वो सिर्फ चला जा रहा था। तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। चैंगलिंग पीछे मुड़ता है तो बाई जैसा दिखने वाला एक इंसान था। वो शख्स स्माइल करता है एंड कहता है, इस शक्ति का अच्छा उपयोग करना चैंगलिंग। अभी चैंगलिंग की ना नींद खुल जाती है। चैंगलिंग इधर उधर देखने लगता है। वैनिन जाओ जिनकी आंखें लग गई होती है, चैंगलिंग वैनिन जाओ को ही देख रहा होता है। तभी अपनी जाओ की आंखें खुल जाती है और चैंगलिंग को जगह देखकर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो चैंगलिंग? जाओ की आवाज से वैन की भी नींद खुलती है एंड वैन कहता है, चैंगलिंग तुम्हें होश आ गया, क्या तुम ठीक हो? चैंगलिंग हाँ में सर हिला रहा होता है। वैन जाओ उसकी बहुत फिक्र कर रहे होते हैं। चैंगलिंग कहता है, इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सच्ची में ठीक हूँ। जाओ कहता है, तुम्हें ये शक्ति कैसे मिली? चैंगलिंग बोलता है, नहीं पता पापा, मैंने एक सपना देखा। वैन जाओ बोलते हैं, कैसा सपना? चैंगलिंग अभी सपने के बारे में बताता है एंड वैन जाओ चैंगलिंग को ही देख रहे होते हैं। कहानी शिफ्ट होती है अपने ये बाई पर जो बैठा हुआ था और उसके पास में ब्राइट रोज थी। वो अभी एक जगह पे आए थे, खाने वाली जगह पे, जहाँ पर उन्हें खाना मिल सकता था। जो अपना ब्राइट रोज होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फास्ट खाना खा रहा होता है। बाई उसे देख रहा होता है क्योंकि वो बहुत भूखा लग रहा होता है। बाई कहता है, कहाँ से हो तुम? ब्राइट रोज देखता है एंड कहता है, बहुत दूर से। बाई कहता है, पर दूर से कहाँ? रोज कहता है, मैं नहीं जानता, पर मैं बहुत दूर से हूँ। जो बाई होता है वो उसको कुछ भी नहीं फिर पूछता है। अपना बाई एक जगह पे देख रहा होता है जहाँ पर एक ओल्ड कपल थे जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। बाई उनको ही देख रहा होता है, उनसे नजरें जैसे कि हट ही नहीं रही हो बाई की। जो ब्राइट रोज होता है वो बाई की नजरों को फॉलो करते हुए उन कपल को देखते हुए कहता है, ये कितना सुंदर है ना, प्रेमी के हाथों को पकड़ना, बूढ़े होने तक उनका साथ देना, ये कितना अच्छा होता है ना। बाई अपने रोज को देखता है और हाँ में सर हिलाता है और खुद से ही मन में कहता है, पर मैं कभी ऐसा बूढ़ा हो ही नहीं पाता। मैं अपनी शक्ति देकर सीधा मर जाता। ओल्ड होने की तो चांसेस मुझे मिलती ही नहीं। मैं कभी उस बुढ़ापे का दुख नहीं देख सकता। मैं कभी एक परिवार का सुख नहीं देख सकता। अभी जो अपना रोज होता है वो पूरा खाना खत्म कर लिया होता है। वेटर आकर पूछते हैं कि और चाहिए? बाई रोज को ही देख रहा होता है और रोज मना कर देता है कि उसे और नहीं चाहिए। बाई कहता है कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम मंगा सकते हो। रोज ये सुनते ही थोड़ा खाना और मंगा लेता है। बाई मन में ही कहता है, ये कितना खा रहा है, ये कितना भुक्कड़ है। अभी रोज जो बाई को देख रहा होता है और जैसे कि उसने उसकी मन की बात सुनी हो, वो थोड़ा सा उदास हो जाता है एंड कहता है, इस खाने के बदले मैं तुम्हारा काम कर दूंगा और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अभी बाई बोलता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ब्राइट रोज कहता है, फिर भी मैं दे दूंगा। और ये कहते ही जो खाना आ गया होता है उसे खाने लगता है एंड बाई अभी भी उसे घूर के ही देख रहा होता है। फिर उसकी नजर वापस उस कपल पे पहुंचती है एंड जिस सीट पे वो बैठे हुए थे ना, उस सीट से वो दो कपल उठ जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना खाना फिनिश कर रखा था। और फिर बाद में वहां पर एक लड़की और एक लड़के आकर बैठते हैं और वो दोनों हाथों में हाथ रखे बहुत खुश थे। भाई उनको देखकर उनकी आंखें नम हो जाती है और वो मन में कहता है, प्रिंस और लुई भी इतने ही खुश होंगे मेरे साथ। कभी वो ये सुख देख ही नहीं पाता जो सुख वो लुई के साथ देखेगा।
और ये कहते ही बाई स्माइल कर रहा होता है। ब्राइट रोज की नज़र उस पर पड़ती है एंड उसकी नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है वो सामने उसे देखता है और अचानक से कहता है, हम यही सोच कर नहीं रह सकते कि आगे क्या होगा। कभी हमें जीवन के साथ चलना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें आगे के लिए ही छोड़ देनी चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा। अगर हम ये सोचते रह गए कि अगर हमने अभी ये फैसला लिया तो इसके आगे का अंजाम क्या होगा, कभी अंजाम को छोड़कर ये सोच लेना चाहिए कि हमें उसका साथ देना ही देना है। और जो अंजाम को छोड़कर उस चीज़ का साथ दिया है, आज वो अभी तक उसके साथ है। अभी ब्राइट रोज जैसे ही ये कहता है, हमें जिंग बेयुआन को दिखाया जाता है जो उसी का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे कह रहा होता है, तुम ठीक हो जाओगे वूसी। पता है, नॉर्मल टाइगर की शक्ति अब मिल गई है, उस बच्चे के अंदर है। हम उससे वो शक्ति ले लेंगे। ये भाई चैंगलिंग और वैन, उनसे उनकी शक्ति लेकर मैं जो चाहता हूँ वो हो जाएगा। फिर हम दोनों खुशी खुशी साथ में रह पाएंगे ना। वो सी जिसकी आंखें खुली थी एंड वो अपने जिंग बेयुआन को ही देख रहा होता है। अभी जो जिंग बेयुआन होता है वो स्माइल कर रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू था। वूसी जो स्माइल करता है अचानक से एंड जिंग बेयुआन उससे गले लगा लेता है और उसे बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। हैप्पी जो ये सब देख रहा होता है फिर वहां से जाने लगता है। हैप्पी जैसे ही थोड़े दूर जाता है, छलावा बैठकर अपनी जो नियो थी उसकी फिगर बना रही होती है, लाइक उसको क्रिएट कर रही होती है। उसकी बस एक छलावा जो उतने परफेक्ट तरीके से बन नहीं रहा होता है। अभी जो अपना हैप्पी होता है वो कहता है, क्या तुम्हें इस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया। जो अपनी छलावा होती है वो कहती है, प्यार के अलावा एक और संबंध होता है। हैप्पी कहता है, किस चीज का संबंध। अपनी जो छलावा होती है वो कहती है, लड़ाई का, नफरत का। मुझे इस लड़की से जीतना है और इससे मुझे मारना है। मुझे इसको तो मार के ही रहना है। अभी हमें अपनी नियो को ही दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठी हुई थी और उसे बहुत चोट लगी होती है एंड जो अपना ब्लैक पैंथर होता है उसने नियो को हील किया होता है, बट नियो ज़्यादा हील नहीं करवाना चाहती थी खुद को। वो इस जख्म को अपने पास रखना चाहती थी और वो उसी जख्मों के साथ अपने तलवार को देख रही होती है और अपने हाथ को बहुत ही टाइट बंद कर ली होती है। उसे लग रहा होता है कि वो कुछ नहीं कर पाई। उसने इतना अच्छा फायर बैक दिया बट वो कुछ नहीं कर पाई। उसे ऐसा लग रहा होता है। इस वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा कर रही होती है। हमें साओ को दिखाया जाता है जो लुवो के पास थी और हैनिंग भी वहीं पर था। जो हैनिंग होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि जो हमारी शक्ति ली जा रही है हमारे कबीले से, वो शक्ति नॉर्मल इंसानों के अंदर डाली जा रही है। साओ कहती है, ये कैसे हो सकता है। हैनिंग कहता है, मैं भी तो उसी चीज पे रिसर्च कर रहा था ना, शक्ति दूसरों में डालने की। वो जब शक्ति उन चीजों से ले रहे हैं तो वो मर जा रहे हैं। बस वो अभी उतने सक्सेस नहीं हो पाए हैं कि बिना मारे शक्ति ले सके। पर यही हो रहा है। वो सारी शक्ति उन इंसानों के अंदर थी। उनके पास एनिमल की शक्ति थी बट वो एनिमल में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे। मेन शक्ति लेने के बाद उन शक्ति में कुछ तो इफेक्ट आया ही है, तभी तो वो इंसान एनिमल में क्रिएट नहीं हो पा रहे थे। या फिर उनके पास इतने एनिमल की शक्ति थी क्यों वो एक एनिमल को डिसाइड ही नहीं कर रहे थे कि वो किस एनिमल में कन्वर्ट हो सकते हैं। बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत ही खतरनाक। जो साव होती है वो कहती है, और वही मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी दोनों ना वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। तभी वहाँ पर गुजियन एंड काओ विनिंग आते हैं एंड उन दोनों को देखकर वो तीनों शांत हो जाते हैं। लाइक लुबो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी बट वो अपना भी फेस नॉर्मल कर लेती है क्योंकि तीनों भी बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। गुजियन कहती है, क्या कोई सीरियस बात है। साव नाम में सिर हिलाती है। काओ विनिंग कहता है, अगर कोई सीरियस बात है तो आप हमें बता सकते हैं। गुजियन जो होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। आपका बेटा ठीक तो है ना अभी। जो काविनिंग होता है वो कहता है, उसने हमसे बात नहीं किया अभी तक। वो बहुत ज़्यादा
कमज़ोर है। शुक्रिया यहाँ पर रुकने के लिए। अपना साव होती है वो कहती है, शुक्रिया किस बात की? अगर हम चले जाते वो वापस हमला हो जाता तो? जब तक वैन जाओ नहीं आते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। जो अपना गुजन होती है वो कहती है, बट आपके कबीले में आपकी ज़रूरत नहीं है क्या? साव कहती है, वहाँ पर बहुत सारे सैनिक हैं, कोई इस बॉर्डर को पार नहीं कर पाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। जो काविनी होता है वो कहता है, नहीं फिक्र की कोई बात नहीं है, पर हम पर हमला हुआ तो आप पर भी हो सकता है, हमें ये लग रहा है। जो साव होती है वो एकदम शांत थी, क्योंकि उन पर तो हमला हुआ ही जा रहा था, लाइक धीरे धीरे करके सबकी शक्तियां छिन रहे थे उनसे, जिस वजह से लाशों का भरमार लग गया था। तो उन पर तो हमला कब का हो ही रहा है। अभी जो साव थी ना एकदम शांत थी। हैनिंग जो होता है वो जो अपने कपड़े से एक चीज निकालता है और कहता है, अगर इससे आप अपने बेटे के हाथ में मालिश करते हैं तो उसके हाथों की चोट जल्दी सही होगी। गुजान एंड काउविनिंग हाथ आगे बढ़ाते हैं और शुक्रिया कहते हैं। हैनिंग कहता है, क्या मैं उनकी मालिश कर दूं? काउविनिंग कहता है, नहीं मैं कर दूंगा। हैनिंग कहता है, पर मुझे ज़्यादा अच्छे से पता है कि कैसे मालिश करने से कितना इफेक्ट होगा, तो मैं कर देता हूँ, इजाज़त दीजिए मुझे। गुजान एंड काउविनिंग दोनों हाँ में सिर हिलाकर शुक्रिया कहते हैं। फिर हैनिंग अपने मूशू के पास जाता है। जो मूशू होता है वो वैसे ही लेटा हुआ था और उसकी आंखें भी खुली हुई ही थी। हैनिंग कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मूसू हैनिंग को देखता है बट कुछ कहता नहीं है। हैनिंग खुद अंदर आ जाता है और मूसू का हाथ लेकर मालिश करने लगता है। अभी मूसू को ना दर्द होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और दर्द से आवाज भी निकलती है। हैनिंग कहता है, इस मालिश में दर्द जरूर होगा, पर आप पहले से ज्यादा जल्दी सही हो जाएंगे। और ये कहते ही वो मालिश कर रहा होता है। अभी मूसू कुछ कह ही नहीं रहा होता है हैनिंग से। हैनिंग बात कर रहा होता है पर मूसू कुछ कह नहीं रहा होता है, इसलिए हैनिंग भी फिर चुप हो जाता है। मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि उनकी जो रथ थी, जो यात्रा थी वो चालू हो जाती है, मतलब वो सारे के सारे घर आ रहे होते हैं। जो अपना चैंगलिंग था वो अपने वैननजाओ के साथ ही था, वैननजाओ उसको अपने साथ ही रख रहे होते हैं। सारे के सारे अब पहुंच जाते हैं रात को, लाइक अब मॉर्निंग होने ही वाली थी। वैननजाओ ये सुनकर बहुत ही हैरान थे कि यहाँ पर हमला हुआ गया है। वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। गुजन एंड काउविनिंग भी हैरान थे कि उधर हमला हुआ है। साओ को जब पता चलता है कि चेंगलिंग के पास बाई की शक्ति आ गई है, साओ एकदम हैरान हो गई होती है। वो चेंगलिंग के गाल पकड़ के उसे टच कर रही होती है। पहली बार था जब साओ ने चेंगलिंग को टच किया है, वो कभी उसको देखती भी नहीं थी, पर आज साओ अपने दोनों हाथों को उसके गाल पर रख कर उसे टच कर रही होती है। उसके आंखों में आंसू था। वैन जाओ समझ पा रहे थे कि अभी साओ कैसा फील कर रही होगी। अभी जो साओ होती है वो चेंगलिंग को गले लगा लेती है और उसकी आंसू जैसे रुक नहीं रही हो, वो बस ये देख रही होती है। हैनिंग हैरान था कि चेंगलिंग को ये शक्ति मिली कैसे। अभी चेंगलिंग जो साओ के इतने तेज गले लगाने से परेशान था, बट वैन जाओ इशारा कर रहे होते हैं कि कुछ ज्यादा रिएक्ट मत करना, इसलिए चैंगलिंग शांत था। अभी अपनी साव खुद ब खुद उसे छोड़ती है और कहती है, माफ करना चैंगलिंग। जो चैंगलिंग होता है वो नाम से हिलाता है कि माफी की कोई बात नहीं है। हैनिंग चैंगलिंग को ही देख रहा होता है और उसके दिमाग में तो अलग चीज चल रही है ना, बट चैंगलिंग को ऐसा लगता है कि हैनिंग उसके देखकर ये सोच रहा है कि अब इसके पास तो ब्लैक मतलब अपने नॉर्मल टाइगर की शक्ति आ गई है और इसे तो वैन को खाना भी नहीं पड़ेगा और ये शक्तिशाली भी हो गया है। तो वो अपने बातों पर अफसोस कर रहा है। अब इससे ये आकर सॉरी बोलेगा और उससे राजा घोषित करेगा। लाइक चैंगलिंग के दिमाग में फुल अजीब थॉट चल रहे होते हैं और हैनिंग के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपने इन सब चीजों के बारे में ही चल रहा होता है। वो कुछ ओवर थिंक कर ही नहीं रहा होता है। अभी जो अपने वैननजाओ है ना अपने मूशू के पास गए होते हैं, क्योंकि उनसे उनकी हालत पूछी गई थी, लाइक मूसू के बारे में बताया गया है ना। वैननजाओ मूसू का हल्का सा हाथ पर अपना हाथ रखे थे एंड साथ में कहते हैं, भाई तुम ठीक हो? मूसू वैननजाओ को देखता है एंड हाँ में सर हिला देता है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, मैं तुम्हारे दर्द को अभी कम कर देता हूँ।
एंड ये कहते ही वो हीलिंग यूज करने लगता है। अभी जो अपना मूसू होता है वो अपने मन में ही कह रहा होता है, मुझे हील मत करो, मुझे इस दर्द में ही रहने दो, मैं बहुत कमजोर हूँ, बहुत ज्यादा। मूसू जो अपने मन में ये सब सोच रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू आना भी स्टार्ट हो गए होते हैं। जाओ उस आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, बहन अभी तुम्हारी सारी तकलीफ दूर कर देगा मूसू, तुम फिक्र मत करो, और अब से मैं तुम्हें प्रयास करवाऊंगा। समझ गए? चैंगलिंग हैरान था क्योंकि जाओ और वैन ने कभी उससे प्रयास करने का नहीं सोचा। उसको नियो ने ही सब सिखाया है, बट यहाँ पर जाओ जिसू अपने मूसू को ट्रेनिंग करवा रहा है। ये उसके लिए थोड़ी सी जेलसी पॉइंट थी चैंगलिंग के लिए, क्योंकि जाओ जिसू का ट्रेनिंग करवाना ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जाओ जिसू लेजेंडरी है यार, सब उसके बारे में जानते हैं, सब उससे सीखना चाहते हैं, और वो सिखा किसे रहा है, बाई को। ये बहुत ही ज्यादा उसके लिए जेलसी की बात थी, बट वो अपने जेलसी को कम कर रहा होता है। हैनिंग जो ये देख रहा होता है और ब्लैक पैंथर की हीलिंग की शक्ति देखकर वो हैरान था। अभी जो अपना हैनिंग होता है वो नियो के पास जाता है एंड कहता है, आपने भी उनसे लड़ाई की, क्या आप बता सकते हैं कि उसमें कुछ सस्पिशियस हो? नियो जो भूत घाटी के लोगों को उतना पसंद नहीं करती है, बट वो ज्यादा हेट अपनी साओ और अपने बाई से ही करती है, इसलिए वो हैनिंग के बातों को जवाब देते हुए कहती है, वो जो लड़की थी जो मेरे साथ लड़ रही थी, उसके हाथ में सांप था, ये राजकुमार वैन ने भी देखा था। वैन जो हील करते हुए कहता है, हाँ, उसने अपने बालों को सांप में क्रिएट कर लिया था। जो अपना हैनिंग होता है वो ये सुनकर हैरान था। साओ अपने मन में ही कहती है, स्नेक पावर, ये तो खत्म हो चुकी थी, ये आखिरी वंशज मैं थी उसकी, कोई और स्नेक तो बचा ही नहीं है, तो आखिरकार स्नेक पावर आया कैसे? अभी जो हैनिंग होता है वो कहता है, अच्छा, और कोई शक्ति? जो वो लड़की होती है वो कहती है, लाइक अपनी जो न्यू होती है वो कहती है, मुझे लगता है कि वो लड़की हील कर सकती थी खुद को, उसके दिए हुए चोट धीरे धीरे हील हो रहे थे, मैंने देखा था। जो अपनी हैनिंग होता है ये भी इसके लिए अजीब सा पॉइंट था। हीलिंग पावर के लिए एक स्पेशल एनिमल होता था जो हील करते थे, बट वो एनिमल चला गया है। अब हीलिंग पावर बहुत कम में थी जो चली गई है, अब सबके पास से हीलिंग पावर चली गई है। बची किसके पास है हीलिंग की शक्ति? ये हमारे वेन केसिंग के पास, लाइक ब्लैक पैंथर के पास। और अगर ब्लैक पैंथर के पास सिर्फ हीलिंग पावर है तो वो खुद को हील कैसे कर पा रही थी? उसके अंदर कौन सा जानवर मिक्स है जिसे वो हील कर रही थी? और इससे अपने हैनिंग और साओ एक कंक्लूजन पे तो आते हैं कि ये जो भी बंदा है जो ये सब कर रहा है, ये कोई यंगस्टर नहीं है, दैट वॉज ओल्ड। कितना ओल्ड? वैन, जाओ, बाई, ये बाई, इन सबसे ओल्ड है कोई तो ऐसा है जो इनसे पहले का एनिमल है, जो आज तक जिंदा है और उसे बहुत सारी चीजों के बारे में पता है, क्योंकि बहुत समय पहले बहुत सारी विधियां होती थी, बहुत सारी किताब थी जिसे आग लगाकर जला दिया गया था। किसने जलाया था, वो कैसे जला था, लाइक किसी ने जलाया था या फिर वो जला था, किसी को नहीं पता। पर पहले बहुत सारी किताबें हुआ करती थी बहुत सारी चीजों को लेकर, बट अब वो सारी किताबें जल चुकी है। फिर उसके आगे आने वाली पीढ़ियों ने ही उन किताबों को क्रिएट किया है, पर मतलब नहीं है। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड चीजें ना हमेशा फायदेमंद होती है, और अगर वो पर्सन ओल्ड है तो उससे ओल्ड चीजें ही जानकर उसे हराया जा सकता था, बट अब उसको हराने का कोई उपाय है ही नहीं, और समझ ही नहीं आ रहा होता है कि किसी नॉर्मल इंसान ने तो किया नहीं है। जो भी शक्ति ले रहा है, जो भी उसका टीम है, वो एनिमल टीम से ही है, लाइक उसके पास एनिमल की पावर है, बट वो कौन से एनिमल का पावर रन करता है, क्या उसके पास फीलिंग शक्ति है एंड ऑल दैट। इसमें बहुत सारी सवाल है जो उभर रही होती है। वैन एंड जाओ हैनिंग और साओ का चेहरा देखते हुए ही समझ गए होते हैं कि हाँ, कुछ तो बात है। अभी अपने मूसू को हील कर दिया गया होता है एंड मूसू खुद को बहुत ज्यादा रिलैक्स फील अभी कर रहा होता है, लाइक उसके शरीर की चोट तो ठीक हो गई है, बट अंदर की चोट जो वो अपने मन में बना बैठा है वो तो सही नहीं होने वाली।
हमें हैनिंग एंड साव को दिखाया जाता है जो आपस में बात करने के लिए एक दूसरे के पास जा रहे होते हैं। तभी वैन कहता है कि हमें और जाओ को आपसे बात करना है। हैनिंग और साव, आप दोनों से, दोनों हाँ में सर हिला देते हैं। हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे बैठे हुए थे। चैंगलिंग और नियो अपने प्रयास में चले गए होते हैं और गुजियान एंड काओ वेनिंग अभी अपने बेटी के पास ही थे। हमें अपने वैन एंड जाओ और उन चारों को ही दिखाया जाता है और वहाँ पर लुगो भी थी जो साइड में ही बैठी हुई थी। जो साव होती है वो बोलती है, क्या बात करनी थी आपको? वैन कहता है, आप दोनों को एक दूसरे से क्या बात करनी थी, क्या सोच रहे हैं? जाओ कहता है, हमें लगता है कि आप कुछ तो जानते हैं। और वो क्या जानते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? हैनिंग एंड साव एक दूसरे को देखते हैं और साव हाँ में सिर हिलाती है और हैनिंग अपने वैन एंड जाओ को देखते हुए कहता है, राजकुमार वैन, राजकुमार जाओ, भूत घाटी में बहुत समय से पहले ही बहुत सारे एनिमलों की शक्ति ले ली गई है। वैन एंड जाओ एक दूसरे को ही देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या मतलब? अभी हैनिंग सारी सिचुएशन समझाता है और अभी जो वो सोच रहे थे वो भी समझा रहा होता है। वैन एंड जाओ साथ में ही कहते हैं, मतलब वो जो भी है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। हैनिंग एंड साओ हाँ में सर हिलाते हैं। अपना जो वैन होता है वो सोच रहा होता है और कहता है, इसके बारे में बाई से बात करेंगे। जाओ हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है, शायद बाई को कुछ पता हो। वो बहुत करीब था अपने माँ के और अपने बाबा के भी। उन्होंने अपने पापा को देखा है, शायद उनके पापा को कुछ पता हो जो बाई को बताया हो और बाई को याद हो। अब हम उनसे ही कुछ जानेंगे। साओ कहती है, तो वो है कहाँ पर? वैन एंड जाओ एक साथ में देखते हैं और उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। हमें ये बाई को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है और ब्राइट रोज उसके पीछे ही रहता है। जो बाई होता है वो कहता है, मैंने कहा है कि मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, समझ गए? ब्राइट रोज कहता है, पर मैं अभी कहीं जा नहीं सकता हूँ, आप मुझे अपने काम पर रख लीजिए। आपके काम करके मैं आपको सारे पैसे चुका दूंगा और आप मुझे थोड़ा और खाने को भी दे सकते हैं बाद में। जो भाई होता है वो कहता है, मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। ब्राइट रोज बहुत जिद कर रहा होता है भाई को, बट भाई कहाँ सुन रहा होता है और सीधा चल रहा होता है। भाई ब्राइट रोज को इग्नोर करते हुए अभी जा रहा होता है और वो दोनों सिटी टाइप एरिया में थे जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। अभी ब्राइट रोज जो बाई के पीछे चल रहा होता है जिस वजह से वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है और वो एक लड़के से टकरा जाता है जिसके साथ 4 लड़के और थे। लाइक वो 5 की टीम थी। ब्राइट रोज नीचे गिर गया होता है, सामने देखता है और सॉरी बोलने लगता है, बट वो लड़का ब्राइट रोज का कॉलर पकड़ता है, उसे उठा लेता है एंड कहता है, अबे दिखाई नहीं देता क्या, मेरा इतना अच्छा ड्रेस खराब कर दिया। ब्राइट रोज बोलता है, मुझे मुझे माफ कीजिएगा। अभी वो पांचों के पांचों उससे बहुत भोला भाला समझकर उसे परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक खड़ा करके धक्का मार रहे होते हैं और कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं उसके कपड़ा खराब करने के लिए। पर धक्का लगने से कपड़ा कैसे खराब होगा, वो तो नीचे गिरा ही नहीं है। इवन ब्राइट रोज नीचे गिर गया था। अभी वो मतलब पांचों के पांचों ब्राइट रोज को परेशान कर रहे होते हैं और ब्राइट रोज ने अपना हाथ कस के बंद कर रखा था। तभी वहां पर बाई आता है जो उस लड़के को जो ब्राइट रोज को ज्यादा परेशान कर रहा है उसे धक्का देते हुए कहता है, कमजोर इंसान को क्यों परेशान कर रहे हो, हिम्मत है तो मुझे करो। एंड ये कहते ही वो आगे आ जाता है और ब्राइट रोज अभी सिर्फ और सिर्फ बाई को ही देख रहा होता है। कहानी लुई और अपने प्रिंस पे शिफ्ट होती है और उसकी जो शादी की फंक्शन थी ना वो थोड़ी डिले हो गई थी। लाइक शादी के बाद की फंक्शन, मुंह दिखाई ऑल दैट, वो थोड़ी डिले कर दी गई थी क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अलग था। वैनेंजाओ के कबीले के बारे में पता चला है जो बहुत ही टेंशन की बात जरूर है। अभी जो लुई होती है वो एकदम शांत थी एंड प्रिंस उसके पास आया ही नहीं होता है, उस कमरे में ही नहीं आया होता है। जैसे ही उनकी सवारी चली होती है तब उसने जो लास्ट टाइम प्रिंस को देखा था वही उसने प्रिंस को देखा है। प्रिंस दिख ही नहीं रहा है अब उसको। अभी यूजुअली हंगलू दोनों के दोनों उधर ही थे। जो अपनी पोमंग होती है वो उधर आती है एंड लुई से कहती है कि जो प्रिंस है वो वैन के कबीले गया है और सारी सिचुएशन बताती है। जो लुई होती है वो हमें सिर हिलाती है एंड वो समझती है कि दोस्त के साथ रहना कितना जरूरी होता है। वहां पर हमला हुआ है तो वहां पर साथ रहना जरूरी है, इसलिए वो एकदम शांत हो जाती है और वो बस नॉर्मल स्माइल करने लगती है।
अभी हमें जिंगबे युआन को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था और उसके पास उसके सारे आदमी भी बैठे हुए थे। मीन्स एक किनलाई, पिंगयांग, वांग और छलावा और अपना हैप्पी, वो पांचों के पांचों लोग जिंगबे युआन के साथ बैठे हुए थे। और ये पांच लोग जिंगबे युआन के स्तंभ है, एक तरीके से इनके पास बहुत शक्तियां है, तो जिंगबे युआन के द्वारा ही दिया गया है, उसका ही तोहफा है एक तरीके से। अभी जो जिंगबे युआन होता है वो कहता है, क्या सोचते हो, खेल छुप छुप के किया जाए या फिर ओपनली? क्या उनको मजबूर कर दिया जाए या फिर रहने दिया जाए? जो हैप्पी होता है वो कहता है, मजबूर कर दीजिए। मैं तो चाहता हूँ उन्हें मजबूर कर दीजिए। हैप्पी अभी भी एंग्री ही था। जो जिंग बेईमान होता है वो कहता है, हैप्पी प्लस एंग्री, शांत हो जाओ। जो अपना हैप्पी होता है वो एकदम शांत हो जाता है। वांग कहता है, मजा तो तड़पाने में ही है सर, बहुत ज्यादा। जो अपना जिंगबेईमान होता है वो अपने पिंगियन को देखता है और पिंगियन कहता है, सही कहा सर, मजा तो तड़पाने में ही है, धीरे धीरे करके मारने में है, उन्हें भी तो पता चले कि आप कितने पावरफुल हैं। जिंगबेईमान कहता है, और तुम्हारा क्या कहना है छलावा? छलावा कहती है, सर सही है, तड़पाने में बहुत मजा आएगा, तो उनके बड़े बड़े स्तंभ ना तोड़ दीजिए। अभी जो अपना एक इन लाई होता है वो कहता है, बड़े बड़े स्तंभ, तुम किसकी बात कर रही हो छलावा? जो छलावा होती है उसका मतलब तो नियो का था कि नियो को मारते हैं, वो एक बड़ी स्तंभ है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फिर बाद में धीरे धीरे करके। जो जिंग पे युवान होता है वो कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो सारी शक्तियाँ खुद ब खुद आकर मुझे दे, जिसके लिए उन्हें थोड़ा सा तो तकलीफ में डालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, क्यों ना किडनैपिंग किया जाए? जो वांग होता है वो कहता है, किडनैपिंग? जो अपना जिंग युवान होता है वो कहता है, वहां के सबसे कमजोर इंसान को उठा लाओ, पर वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए ताकि वो तड़पेंगे और फिर साम दाम दंड भेद लगा देंगे मुझे पाने का, मुझे ढूंढने का। पर क्या होगा? सारे के सारे साथ में कहते हैं, पर ढूंढ नहीं पाएंगे। जो जिंग बेईमान होता है वो कहता है, एकदम सही। जो पिंजन होता है वो कहता है, सर मेरे नजर में एक इंसान जरूर है जो कमजोर है पर उनके लिए लाडला है, जिससे बचाने के लिए सारे के सारे जरूर आएंगे। जो अपना जिंग बेईमान होता है वो कहता है, और वो कौन है? जो पिंजन होता है वो कहता है, वही बच्चा भाई, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो लड़ ही नहीं सकता है। जो जिंग बेईमान होता है वो कहता है, तो ठीक है, सम्मान के साथ आज नहीं कल या फिर आज रात को ही उसे यहाँ पर लेकर आना, ठीक है? और ये काम कौन लेना चाहेगा? दो की टीम बना लीजिए। सारे के सारे हाथ में सर हिलाते हैं और हाथ भी खड़ा कर देते हैं। सारे ही जाना चाहते थे बट हैप्पी वहां से नहीं जाता है और वो वहीं पर रहता है। जो छलावा होती है वो कहती है, मुझे जाना है। जो पिंगन होता है वो कहता है, सजेशन मैंने दिया तो मुझे जाना है। अभी इन दोनों के बीच में ही ज्यादा लड़ाई हो रही होती है, इसलिए जिंग युआन कहता है, ठीक है, इस मिशन में तुम दोनों साथ में चले जाओ, ठीक है? जो पिंगयान होता है वो कहता है, एक बच्चे को उठाने के लिए दो जने जाएंगे तो ये कितना इंसल्टिंग होगा मेरे लिए। जो जिंग बेईमान होता है वो कहता है, खुद की इज्जत के बारे में सोचते हो और मेरे साथ काम करते हो? हाँ, छोड़ो 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 छोड़ो, चलो साथ में ही चले जाना। जो पिंगयान एंड छलावा होते हैं, अब कुछ बोल तो पाते नहीं हैं और वो हाँ में से हिला देते हैं। मीन्स नाइट में मूसू को उठाने का ना पूरा प्लान हो गया होता है। हमें मूसू को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठा हुआ था और वो अपने बादलों की तरफ ही देख रहा होता है। उसके दिल में हल्की सी दर्द हो रही होती है और वो अपने दिल पर हाथ रख रहा होता है। चैंगलिंग उसके पास जाता है एंड कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वैसे मेरे पापा तुम्हें सिखा रहे हैं, जिनने आज तक मुझे कुछ नहीं सिखाया वो तुम्हें सिखा रहे हैं प्रयास करना, बहुत बड़ी बात है ना? जो अपना चैंगलिंग होता है उसने ये हल्की सी जेलसी वे में बोला होता है। मूसू उस बात को समझ रहा होता है बट मूसू कुछ नहीं कहता है, वो शांत ही था। चैंगलिंग उसे बोला जा रहा था कुछ ना कुछ, फिर कहता है, वैसे मेरे अंदर बाई की शक्ति आ गई है, महान बाई, व्हाइट टाइगर का भाई, जिसको कोई रोक नहीं पाया था और वो खुद ब खुद मरा था। उस महान शख्स की शक्ति मेरे पास आई है। तुम्हें क्या लगता है? जो मूसू होता है वो कहता है, क्या वो महान शख्स था? तुम्हें ये लगता है? जो अपना चैंगलिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है।
मूशु जो कुछ कह नहीं पाता है कभी, आज वो हिम्मत जुटा के हल्का सा वर्ड कहता है, उसने इंसानों को खाया। उनकी वजह से ही इंसानों को खाने का चरण शुरू हुआ। जंग में कितने लोग मर गए 2-2 बार, और वो महान है। मुझे उससे घिन आता है, और फिर भी मुझे उसका नाम दे दिया गया है। मुझे उससे घिन है, मुझे ये नाम नहीं चाहिए। अभी मूसू रोने लगता है तो अपना चैंगलिंग हैरान था और कहता है, हे रो क्यों रहे हो तुम? हाँ, ये कहते ही उसके पास चला जाता है। मूसू जो रो ही रहा होता है कह रहा होता है, मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन से ही मैं इस नाम से नफरत करता हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे मुझे ये नाम नहीं चाहिए। मुझे घिन है 22 के नाम से जुड़ने से ही मुझे घिन है। मैं ऐसे इंसान का नाम नहीं लेना चाहता जिसने बहुतों को मारा हो। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। और ये कहते ही मूसू रो रहा होता है। चैंगलिंग उसे शांत करवा रहा होता है, उसे गले लगाकर कहता है, तो तुमने ये बात कभी बोली क्यों नहीं तुमने? जो अपना मूशु होता है वो कहता है, मैं बोल नहीं पाता था और अभी मैं बोल भी रहा हूँ। मैं बाद में तो बोल भी नहीं पाऊंगा। मैं अपनी बात किसी को नहीं बता पाता। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है कि क्यों नहीं बता पाते हो? तुम्हें ये नाम पसंद नहीं है तो तुम्हें आज से बाद इस नाम से कोई नहीं पुकारेगा। तुम बाई नहीं हो बाई। तुम्हारी खुद की पहचान है, तुम खुद का नाम बनाओगे। तुम बाई नहीं हो, ठीक है? अब रो मत बड़े भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हें रोते हुए देखना। अभी चैंगलिंग भाई के मतलब मुशु के गालों को बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ था। मुशु कहता है, मैं बहुत कमजोर हूँ चैंगलिंग, मैं किसी की रक्षा नहीं कर पाता। मैं लड़ाई नहीं कर पाया उस इंसान से। मैं हार गया, बहुत कमजोर हूँ। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, नहीं तुम बिल्कुल कमजोर नहीं हो, और अगर तुम कमजोर हो तो क्या हुआ? मैं तो स्ट्रांग हूँ, और अब मेरे पास नॉर्मल टाइगर की शक्ति भी है। झांग चैंगलिंग तुमसे ये वादा करता है कि वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हर वक्त तुम्हारी रक्षा करेगा, समझ गए? ये कहते ही जो अपना चैंगलिंग होता है वो स्माइल करता है, एंड जो अपना मूशु होता है वो उसे ही देख रहा होता है, और फिर बाद में वो उसे गले लगा लेता है। हमें फिर से बाई को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है, और ब्राइट रोज अभी भी उसके पीछे था। बाई ने ब्राइट रोज को उन गुंडों से तो बचा लिया होता है। जो अपना ब्राइट रोज होता है वो कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी फिर से मदद की। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जो अपना भाई होता है वो कहता है, एक मदद कर सकते हो, यहाँ से जाकर। जो ब्राइट रोज होता है वो कहता है, मुझे अभी किसी का सहारा चाहिए, मैं आपके पास फ्री में नहीं रहना चाहता, मुझे कोई काम दे दीजिए, पर मुझे ऐसे मत छोड़िए कृपया। अभी जो अपना भाई होता है वो कहता है, पर मेरे पास कोई काम नहीं है, तो लीव मी अलोन, निकल जाओ यहाँ से। एंड ये कहते ही उसे जाने का इशारा करता है, और ब्राइट रोज उसे देखता ही रह जाता है और उसकी फेस नीचे हो गई होती है। अभी जो अपना भाई होता है फिर वो वहां से चला जाता है। ब्राइट रोज को कुछ समझ में नहीं आता है, बट वो अब भाई का पीछा नहीं करता है और वो दूसरे रास्ते जाने लगता है। हमें प्रिंस एंड वैन को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और सिचुएशन के बारे में जान रहे होते हैं, और वो सिचुएशन सच्ची में उनके लिए अजीब थी। चैंगलिंग का शक्ति मिल जाना, नॉर्मल टाइगर के, और ये हमला होना, दूसरों की शक्ति जाना, ये सच्ची में बड़ा अजीब चीज था। समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन ये क्यों कर रहा है, क्या मकसद है, कुछ उनको नहीं पता। जो अपना प्रिंस होता है वो वैन के हाथों पर हाथ रखते हुए कहता है, सब सही हो जाएगा,
जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। फिर वैन अचानक से कहता है, वैसे तुम्हारा और लुई, जो प्रिंस होता है एकदम शांत था। वैन कहता है, शादी तो कर ली है, पर क्या तुम उसे पति सुख दे पाओगे? प्रिंस एकदम शांत था एंड वो कहता है, क्या अभी हम ये बात ना करें तो सही नहीं रहेगा? वैन हाँ में सिर हिला देता है कि कोई बात नहीं, हम ये बात नहीं करेंगे। और प्रिंस फिर बाद में घर की तरफ चला जाता है। वो जब घर जाता है तो लुई उसके स्वागत में थी, बट प्रिंस उसको ध्यान से देखता ही नहीं है। लुई हैरान थी कि आखिरकार प्रिंस ने उसे क्यों नहीं देखा, बट वो कुछ नहीं कहती है। ऐसे ही ना समय बीतता जाता है और नाइट हो जाती है। लुई सोचती है क्या शादी का फर्स्ट नाइट है। वो बहुत ही तैयार होकर बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा। प्रिंस का इंतज़ार कर रही होती है। यूसुई और होंगलुंग ने ही उसे सजाया होता है, बट प्रिंस उस कमरे में आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एंड लुई नाइट भर वेट करती रह जाती है, पर प्रिंस आया ही नहीं होता है, जिसकी वजह से लुई को बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील हो रहा होता है। एकदम शांत हो गई होती है, आंखों से आंसू आने लग गए होते हैं। शायद ये दूसरों के लिए बहुत छोटी सी बात हो, बट लुई के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि लुई ने बहुत सपने सजाए थे इस रात के लिए, और उसकी फर्स्ट नाइट ही बहुत अजीब हो गई। उसका पति उसके पास आया ही नहीं। हमें गुजन एंड काउवेनिंग को दिखाया जाता है जो साथ में सो रहे होते हैं, और जो मूवेशू का कमरा होता है ना, वो कमरा अलग ही होता है। अक्सर हमें चेंगलिंग को दिखाया जाता है, वो भी अपने कमरे में सो रहा होता है और वैन और जाओ अपने कमरे में। नियो, जिसको वैन ने आदेश दिया था कि आज तुम सोओगी, आज तुम कुछ नहीं करोगी, क्योंकि वैसे भी वो बहुत ही काम कर चुकी है, थकी हुई तो वैसे ही रहती है वो, और लड़ाई वड़ाई भी हो चुकी है, और वो अपने आप को पूरी तरीके से हील नहीं करवाई थी, उस चोट को अपने पास रखा था, तो उसे आराम करने का आदेश दिया गया होता है। इसलिए नियो जो सो रही होती है। हमें पिंगयान छलावा को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को देखकर हाँ में सर हिलाते हैं। पिंगयान का फोकस था कि उसे जाना है सिर्फ मूशू के कमरे में, और छलावा यहाँ पर छलावा क्रिएट करेगी, जिस वजह से अपने पिंगयान को कोई देख नहीं पाएगा और वो बड़े इजीली से कमरे में जा पाएगा। और ऐसा हो भी रहा होता है। छलावा के छलावे की वजह से अपने पिंगयान को कोई नहीं देख पा रहा होता है, और वो बड़े प्यार से मूशू के कमरे में चला जाता है। मूसू जिसने अभी आंखें बंद की होती है, बट उसे अचानक से फील होता है कि उसके फेस पर किसी ने हाथ रखा है। मूसू अपनी आंखें खोलता है तो वो सामने पिंगयान को देखता है, वो जानता है कि ये कौन है, क्योंकि उसने ही तो उसको मारा था। और वो अपने पूरे शरीर को झटकने लगता है, बहुत ज्यादा तेज तेज। बट पिंगयान की शक्ति के आगे उसकी शक्ति तो कुछ भी नहीं थी, इसलिए वो उसको बहुत ही इजीली तरीके से बाहर ले जा पाता है। छलावा जो देख रही होती है एंड कह रही होती है, क्यों ना हम भी थोड़े से मजे करें। और ये कहते ही जो छलावा होती है वो स्माइल करती है। अभी जो पिंगयान होता है ना, उसने अपने मुवेशु को बेहोश ही कर दिया होता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था, इस वजह से वो बेहोश हो गया होता है। हमें अपनी छलावा को दिखाया जाता है जो इधर उधर घूम रही होती है, और उसे दिखाई देता है एक कमरा, और वो स्माइल करती है। हमें अपनी नियो को दिखाया जाता है जो लेटी हुई थी। अचानक से उसे फील होता है कि उसके गर्दन में कुछ लपेटा जा रहा है। वो अपनी आंखें खोलती है और वो कुछ बोले उससे पहले देर हो गई होती है। एक बाल उसके पूरे चेहरे पर लिपटी हुई थी, पूरे चेहरे पर सिर्फ उसकी आंखें देख रही होती है, और ऊपर से अपनी छलावा आती है, लाइक वो उसके ऊपर ही फ्लोट कर रही होती है, उड़ रही होती है। उसके चेहरे के करीब आते हुए कहती है, मुझे तुमसे नफरत वाला प्यार हो गया है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी तुम्हें मारने के लिए, और वैसे मेरा नाम छलावा है। और ये कहते ही वो गायब हो जाती है। अपनी नियो को समझ में नहीं आता कि ये क्या था, ये सपना था या फिर हकीकत। वो अपने आप को स्लैप करती है और उसे दर्द होता है, मीन्स ये कोई सपना नहीं है। वो फटाफट तलवार निकाल कर चिल्लाती है और अपने सैनिकों को बुलाती है। सारे सैनिक एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। वैन एंड जाओ, चैंगलिंग सबकी नींद खुल जाती है और वो भी वहां पर आ गए होते हैं। नियो कहती है, वो लड़की जो लड़ रही थी उसका नाम छलावा है,
अभी जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें कैसे पता। नियो कहती है वो अभी आई थी, वो यही कहीं है, सैनिकों फैल जाओ। और उस लड़की के बारे में बताने लगती है कि वो ऐसी दिखती है। अभी जो सारे के सारे होते हैं वो फैल गए होते हैं, बट छलावा कहीं दिखी नहीं होती है। जो सारे सैनिक होते हैं वो कहते हैं कि ऐसी लड़की उन्हें कहीं नहीं दिखी। अभी सब अपने नियो को देखने लगते हैं। नियो वैन को देखकर कहती है पर सच्ची में राजकुमार वैन वो यहाँ पर आई थी। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है हाँ, मुझे यकीन है कि वो आई होगी, वो कुछ लेने आई होगी, देखो कि वो क्या ले गई है। अभी सारे के सारे इधर उधर फेल कर देखने लगते हैं। गुजान को अपनी बेटी की याद आती है और वो अपने कमरे में जाती है तो वो चिल्ला पड़ती है। सारे के सारे अब गुजान के पास जाते हैं। गुजान वैन को पकड़ते हुए कहती है राजकुमार वैन बताओ भाई, मूसू नहीं है यहाँ पर, मूसू कहाँ पर है। जो कावेनिंग होता है वो कहता है ये कैसे हो सकता है, वो तो यहीं पर सो रहा था ना। अभी कावेनिंग भी वरीड हो जाता है, हर जगह देखा जाता है। चैंगलिंग भी फिर ढूंढने लगता है क्योंकि उसने आज ही वादा किया था कि वो मूसू की रक्षा करेगा। वो हर जगह ढूंढ रहा होता है बट मूसू कहीं नहीं मिलता। गुजियार नीचे बैठ गई होती है, बहुत रो रही होती है, वैन उसे संभाल रहा होता है। अभी जो अपनी गुलगन होती है वो कहती है राजकुमार बहन, गुरुजी, मुझे मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसको क्यों ले गए हैं। अभी जो अपना बहन सारे होते हैं वो उसे शांत करवा रहे होते हैं। चैंगलिंग जो अपने हाथ को कसकर बंद कर रहा होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है और उसे एक बात याद आ रही होती है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस करने के बाद ही उसे ले गए। ये कितना अजीब है कि आप किसी की रक्षा करने के लिए प्रॉमिस कर रहे हो और आप उसकी रक्षा ही नहीं कर पाओ। अभी चैंगलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में उबल रहा होता है। जो अपना वैन एंड जाओ थे वो भी गुस्से में थे ही, बट अब वो कर क्या सकते हैं। अब यही ऑप्शन है कि वो ढूंढे और वो करते भी हैं। वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस हो गए होते हैं और ये सोचे बिना कि नाइट है सीधा ये खबर साव के पास पहुंचाने के लिए भेजवा देते हैं। लाइक जो अपने वैन का खरगोश है उससे वो ये खबर भेजवा देता है और वो खरगोश जो खबर होता है वो अपने साव की पर्सनल स्नेक जहरीली को देता है और जहरीली ये खबर अपने साव को देकर आती है। साव हैरान थी एंड वो मूशू को मानती है क्योंकि उसका नाम बाई पर रखा गया है, इसलिए वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है एंड ये बात हैनिंग को भी पहुंच जाती है। अभी पूरा माहौल अजीब हो गया होता है। नाइट में सारा टेंस से भर गया होता है ये माहौल। और ये कितनी शर्म की बात है, जहाँ पर ब्लैक टाइगर रहता है वहां पर कोई भी आकर उनके फैमिली के किसी भी मेंबर को किडनैप करके जा रहा है और कुछ पता नहीं चल रहा है। ये कितना गंदा है। हमें अपनी गुलशन को दिखाया जाता है जो गो मिंगमियांग के गोद में लेटी हुई थी और गो मिंगमियांग उसे शांत करवा रही होती है और उसे बोल रही होती है कि तुम्हारा बेटा जल्दी मिल जाएगा। बट गुलजान अलग ही टेंशन में थी। टेंशन हो क्यों ना, कावेनिंग भी नाइट में ही अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाता है कि वो आसपास कहीं तो हो। वैनगांव भी सोने की जगह आसपास ढूंढने लगते हैं, मतलब बाहर कबीले में जाकर, एंड सारे के सारे वही ढूंढ रहे होते हैं। बट पिंगयान तो उसको आधे रास्ते तक पहुंचा ही दिया होता है। अब उसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। हमें जिंगबे युआन को ही दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था और उसके पास पिंगयान और छलावा आ गए होते हैं। ये बहुत ज्यादा जल्दी था उनके पास आने का। उनके पास क्या शक्ति है जो इतने जल्दी वो हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक उनकी शक्ति तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अभी जो अपना जिंगबे युआन होता है वो कहता है ये है वो बच्चा। जो दोनों होते हैं वो हाँ में सिर हिलाते हैं। जिंगबे युआन कहता है इसे अच्छे से कमरे में पहुंचा दो, हम इसे हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ये याद रखना। अभी दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं एंड ये कहते ही उसे कमरे में रख देते हैं। अभी जो अपना हैप्पी होता है वो कहता है अब आगे क्या करना है सर। जिंगबे युआन कहता है इंतजार, अगर वो अभी भी फुर्ती नहीं दिखाते हैं और हमें ढूंढ नहीं पाते हैं तो फिर सोचेंगे कि नेक्स्ट कौन होना चाहिए। अच्छा आइडिया है ना। अभी हैप्पी हाँ में सिर हिलाता है और जिंगबे युआन ऐसे ही बैठा हुआ था। मॉर्निंग हो गई होती है और मूवशु की कोई खबर नहीं मिली होती है उनको। नाइट भर कोई नहीं सोया होता है, सब उसे ही ढूंढ रहे होते हैं। सारे के सारे बहुत ही परेशान थे। हमें अपने प्रिंस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। प्रिंस जो
बाहर ही सो गया था। वो फिर बाद में जब घर जाता है तो लुई उसके इंतज़ार में ही थी। लुई उसके पास जाते हुए कहती है, रात भर कहाँ थे आप? प्रिंस कोई जवाब ही नहीं देता है। लुई कहती है, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। वो जो प्रिंस होता है वो कहता है, मुझे अभी बात करने का मन नहीं है, एंड ये कहते ही चला जाता है। लुई शांत के शांत ही रह जाती है। यूजुई अपने होंगलुंग से कहती है, ये कैसे कर सकता है राजकुमारी के साथ? जो होंगलुंग होती है वो शांत थी, वो क्या कहती है उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुई खाना बना रही होती है। फुमोंग कहती है कि बेटा तुम्हें बनाने की क्या ज़रूरत थी, मैं बना लेती। लुई कहती है, नहीं, मैं आप सभी के लिए खाना बनाना चाहती हूँ। और ये कहते ही वो बड़े प्यार से बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा खाना बनाती है। और खाना प्रिंस के पसंद का था। फुमोंग से पूछा गया था, मतलब लुई ने फुमोंग से पूछा था कि प्रिंस को क्या खाने में पसंद है, और उसकी पसंद की सारी चीज़ें उसने बनाई होती है। बट प्रिंस उस खाने को खाता ही नहीं है और कहता है कि मुझे भूख नहीं है। फुमोंग कहती है, बेटा लुई ने बहुत प्यार से बनाया है। पर प्रिंस कुछ नहीं सुनता है और बैठ जाता है एक जगह पर। लुई हाथ को कस ली होती है एंड कहती है, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। और ये कहते ही लुई अपने फेस को नीचे कर लेती है। प्रिंस उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये बचपना छोड़ो और खाना खा लो। लुई कहती है, नहीं, हम आपकी कसम खाते हैं, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। प्रिंस कुछ कहने वाला था, तभी उसको एक सैनिक के तरफ से खबर मिलती है कि मू वैशु खो गया है और नाइट भर सारे के सारे मू वैशु को ही ढूंढ रहे होते हैं। प्रिंस ये खबर सुनते ही फटाफट कबीले में जाता है, वैन के कबीले में, और लुई पे तो ध्यान देता ही नहीं है। लुई एकदम स्टक रह जाती है, बट वो सोचती है कि नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है, पर वो उसके लिए आएगा ताकि वो खाना खा सके। और वो भूखी ही ऐसे ही बैठी हुई थी। पर प्रिंस उन सब चीज़ों में इतना खो गया होता है ना कि वो लुई के बारे में तो भूल ही गया होता है। उसके दिमाग से ये बात निकल ही गया होता है। और फिर बाद में जब याद आता है तो उसे लगता है कि नहीं, लुई ऐसा नहीं करने वाली है, वो खा ही लेगी, क्योंकि भूखे कौन रहता है। प्रिंस के नज़र में तो यही था, इसलिए वो जानबूझ के ही घर नहीं जाता है और वैन के साथ ही वहीं पर रहता है। अभी हमें बाई को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है, एंड उसके पास उसका वाइट कबूतर आता है जो आज तक की सारी खबर उसे देता है जो हुआ है अभी तक। एंड बाई खुद पर ही गुस्सा कर रहा होता है कि यार वो कितना गया गुजरा है। प्रिंस का साथ तो दिया नहीं उसने, चलो ठीक है, वो उसका अपना पर्सनल रीजन था, बट यहाँ पर वो वैन जाओ के भी साथ नहीं था। इतना हमला हो रहा है और वो कुछ नहीं किया है। मू वैसु घर से चला गया है, उसे नहीं पता किसी को कि वो कहाँ गया है, कौन किडनैप करके कहाँ ले गया है। बाई सच्ची में बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है खुद पर, और अब वो भाग कर जाने लगता है। वो अपने वाइट टाइगर के रूप में आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जा रहा होता है। तभी वो जब भाग रहा होता है उसकी नज़र एक जगह पे पड़ती है, एंड वो वहाँ पर देखकर हैरान था क्योंकि उसे सामने अपना ब्राइट रोज दिखाई देता है जो बेहोश था, एंड एक गिद्ध उसे देख रहा होता है। भाई अब अपने ब्राइट रोज के पास जाता है और ना चाहते हुए भी उसे पीठ पर कैरी करके उसे अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो बीमारी के कारण वहीं पे मर जाए और गिद्ध उसे खा ले। पता नहीं, उसका दिल ही नहीं मान रहा था किसी को ऐसी हालत में छोड़ने को, इसलिए वो उसको अपने साथ ले जाने लगता है अपने वैन के कबीले में। अभी ना नाइट हो जाती है क्योंकि खबर ही आफ्टरनून में पहुंची थी बाई को, तो वो जा ही नहीं पाता है। नाइट हो गई होती है। प्रिंस अपने घर चला गया होता है और लुओ जो अभी भी डाइनिंग टेबल पर ही लेटी हुई थी जहाँ पर खाना रखा गया था। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो लुई को देख कर जाने लगता है, तभी यूजुई वहां पर आती है एंड कहती है, आखिरकार दिक्कत क्या है आपको? प्रिंस कहता है, क्या मतलब? यूजुई कहती है, लुई राजकुमारी आपसे इतना प्यार करती है और आप उसे कैसे इग्नोर कर रहे हैं? उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। क्या लगता है कि वो आपकी कसम झूठी खाएगी? उनने आपकी कसम खाई थी कि जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक वो नहीं खाएगी, और आपके चेहरे को देखकर लगता है कि आप तो खा कर आ चुके हैं खाना। एंड यस, प्रिंस खाना खा कर आ चुका है, बट लुई लुई ने एक निवाला भी नहीं खाया। कल भी उसने ढंग से कुछ नहीं खाया था और आज भी उससे कुछ खाने को नहीं मिला।
जो यूजुई होती है वो बहुत गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि गुस्सा करने की बात है। प्रिंस एकदम शांत था एंड कहता है अपनी राजकुमारी को बोल देना कि प्रिंस खाना खा चुका है तो वो भी खा ले। एंड ये कहते ही अपना प्रिंस चला जाता है। तो ना बहुत गुस्सा हो जाती है और मन ही मन में प्रिंस को शराब देने लगती है कि वो उसकी राजकुमारी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अपनी यूजुई अपने लुई के पास जाकर उसे उठाकर कहती है कि राजकुमारी खाना खा लीजिए, प्रिंस ने खाना खा लिया है। लाइक राजकुमार, प्रिंस ने खाना खा लिया है। लुई कहती है मेरा बनाया हुआ, पर वो तो ठंडा हो गया होगा ना, उन्हें ठंडा खाना क्यों खाया। यूजुई कहती है वो बाहर से खा कर आए थे। लुई कहती है बाहर से खा कर आए थे। यूजुई कहती है आप खा लीजिए राजकुमारी, आप भूखे हैं, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। बट लुई उठती है और कहती है मुझे भूख नहीं, मुझे कक्ष में जाना है राजकुमार प्रिंस से मिलने। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। अपनी जो यूजुई थी वो अपने हाथों को फोल्ड की हुई थी। हांगलुंग कहती है यूजुई। यूजुई बोलती है राजकुमार प्रिंस को बिल्कुल कदर नहीं है राजकुमारी लुई की, उनको ना बहुत पछताना पड़ेगा इस चीज को लेकर। जो इंसान प्यार की कदर नहीं करते, मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता है। हर किसी को प्यार नहीं मिलता, और जिसको मिलता है वो उस प्यार की कदर क्यों नहीं करता। अभी होंगलुंग यूजुई को ही देख रही होती है और वो क्या बोले। होंगलुंग एकदम शांत ही रह गई होती है। हमें लुई को दिखाया जाता है जो जैसे ही प्रिंस के पास जाती है और प्रिंस लुई को देखता है, वो उठ जाता है एंड कहता है खाना खा लेना। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जो लुई होती है वो कहती है हाथ पकड़ के कहाँ जा रहे हैं। प्रिंस हाथ छुड़ाते हुए कहता है मुझे काम है। एंड ये कहते ही वो वहां से जाने लगता है, रुकता ही नहीं है। यूजुई उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर पाती, उसकी हिम्मत ही टूट गई होती है। वो उधर ही बैठ गई होती है और वो बहुत उदास थी। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार प्रिंस ने किसी जबरदस्ती से उससे शादी नहीं की है तो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो उसकी नई पत्नी है। शादी के शुरुआत में ही तो प्यार होता है, शादी के बाद भले मुसीबत आती है, चीजें बाहर आती है तो प्यार कम हो जाता है, पर शादी के पहले तो बहुत प्यार रहता है। बट उसको शादी के पहले ही ऐसा मिल रहा है। चलो उसकी रस्म नहीं हो सकती शादी की, बाकी प्रिंस की फ्रेंड के साथ गड़बड़ चल रहा है एंड वो उसकी फैमिली जैसा है तो उसे समझ में आता है। पर क्या वो थोड़ा समय भी नहीं पा सकती अपने पति के साथ? क्या वो उससे बात नहीं कर सकती? क्या उसके बनाए हुए खाने को वो उसे खिला नहीं सकती? लुई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो कुछ भी चल रहा है ये क्यों चल रहा है। उधर हमें अपने भाई को दिखाया जाता है जो नॉर्मल रूप में आ गया होता है और वो ब्राइट रोज को गोद में कैरी किया हुआ था। वैन एंड जाओ ये देखकर हैरान थे और वो पूछते हैं कि ये कौन है। एंड भाई सब कुछ बताता है। वैन कहता है माफ करना, पर ऐसे समय में जहाँ पर इतना सब हादसा हो रहा है आपको किसी अजनबी को नहीं लाना चाहिए। जाओ जैसे भी हाँ में सर हिलाता है। अपना भाई कहता है मैं जानता हूँ, पर मैं इसे छोड़ नहीं पाया, मुझे माफ करना। वैनम राव भी अब बाई को कुछ नहीं बोलते हैं और ब्राइट रोज को एक कमरे में रख दिया जाता है। और फिर बाद में बाई वैन से सारी बातें पूछने लगता है। जो बाई होता है वो कहता है मैंने व्हाइट कबूतर को भेजा है, हम ढूंढते रहेंगे, फिक्र मत करो, और माफ करना जब तुम्हें जरूरत थी तब मैं नहीं था। आई एम रियली सॉरी वैन एंड जाओ। वैन एंड जाओ कुछ बोल ही नहीं पाता। या बाई को एहसास है तो वो क्या ही कर सकते हैं, पर बाई का नाम होना या फिर होना वो तो क्या ही मैटर करता है। अगर भाई होता फिर भी वो होता, अगर भाई ना होता फिर भी वो होता। वैन और जाओ ने भी कौन सा कुछ रोक पाया। अभी हमारा ये भाई बोलता है कि मुझे चैंगलिंग से बात करना है, मुझे कुछ उससे पूछना है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ। वैन एंड जाओ हाँ में सिर हिलाते हैं। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो गुस्से में बैठा हुआ था। एंड जो अपना भाई होता है वो चैंगलिंग के हाथों पर हाथ रखते हुए कहता है चैंगलिंग क्या तुम ठीक हो। चैंगलिंग बोलता है मैं ठीक हूँ। बाई कहता है तुम्हें बाई की शक्ति मिली है, ये बहुत अच्छी बात है, पर उसका गुस्सा मत ले लेना चैंगलिंग, तुम्हारे चेहरे से गुस्सा दिख रहा है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है मूशू, मूशू को कोई उठा ले गया और हम कुछ नहीं कर पाए, अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूँ मैं। बाई कहता है जैसे किया जाता है, अक्सर गुस्से में हम गलती कर देते हैं, जिस चीज़ का पछतावा हमें बाद तक रहता है, तो तुम वो पछतावा लेकर मत चलना। अभी जो अपना चैंगलिंग था वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। भाई कहता है तुम्हें जो सपना आया था तुम उसके बारे में बता सकते हो।
क्या ये सपना पहली बार था या फिर इससे पहले भी कभी बाई का सपना आ चुका है तुम्हें? चैंगलिंग नाम सिर हिलाता है। अपना बाई कहता है, मतलब कोई भी ऐसा सपना नहीं जो तुम्हें वियर्ड लगा हो या फिर कुछ ऐसा। चैंगलिंग कहता है, मैं हमेशा एक ही सपना देखा करता था और ये कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट हुआ है। बाई कहता है, कैसा सपना? चैंगलिंग कहता है, पापा को खा लेने का। बाई देखने लगता है। चैंगलिंग कहता है, मैं उनके शरीर को खा रहा हूँ। मेरे शरीर और उनके शरीर पे पूरा खून है। मैं यही सपना देखा करता था। बाई का सपना उस दिन मुझे पहली बार आया था। अब ना ये बाई कहता है, ठीक है, मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछना चाहूँगा। बस मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि अपने गुस्से को शांत करते हुए इस शक्ति को ढंग से यूज़ करने की कोशिश करना। समझ गए? जो चैंगलिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और बाई वहाँ से जाने लगता है। वैनिन जाओ बाई से पूछते हैं कि चैंगलिंग से क्या पूछा आपने? एंड बाई बस बोल देता है नॉर्मली कि मैं उससे बस बाई के बारे में बात कर रहा था। क्या उससे पहले उसने कभी सपना देख रखा है? बस नॉर्मल बात है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? चैंगलिंग को बाई की शक्ति कैसे मिल सकती है? ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बाई कहता है, मेरे पापा कहा करते थे, हमारी शक्ति कहीं नहीं जाती, वो यहीं कहीं घूमती रहती है और एक अच्छे इंसान और एक सही इंसान को ढूंढ के वो उसके अंदर उसकी शक्ति पनप जाती है। जो वेनेंजा होता है उन्हें समझ में नहीं आता। बाई कहता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन में कभी मर नहीं सकते, जैसे कि मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपने शरीर को किसी को खाते हुए नहीं देख सकता और हमारी मौत फिर लड़ाई में हो जाती है, क्योंकि हम अमर नहीं हैं। हमें मारा जा सकता है लड़ाई के द्वारा, पर हमें मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर किसी ने हमें मार दिया तो जो हमारे शरीर की शक्ति है वो बादलों में उड़ने लगती है और वो शक्ति एक दिन खुद ब खुद किसी इंसान को चूज कर लेती है। या फिर मैं हूँ, अगर मैं मर रहा हूँ और मैं कहूँ कि ये जो शक्ति है मेरे इस पूर्वजों के पास पहुँचना चाहिए, या फिर मेरी जो शक्ति है एक पर्टिकुलर इंसान के पास पहुँचना चाहिए, तो सही समय पे वो शक्ति उस इंसान के पास पहुँच जाती है। हो सकता है कि बाई ने चैंगलिंग को चूज़ किया हो, पर सिर्फ चैंगलिंग को ही क्यों? और जब चैंगलिंग पैदा ही नहीं हुआ था उससे पहले बाई मर चुका था, तो आखिरकार बाई ने चैंगलिंग को कब चूज़ किया? ये शक्ति उसके पास कैसे आई? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो मैं कह रहा हूँ ये सही है कि भी नहीं पता नहीं। बहुत समय हो गए हैं, बहुत सालों पहले मुझे पापा ने ये बात बताई थी, तो मुझे अच्छे तरीके से याद भी नहीं है, पर इसको देखकर लगता है कि वो बातें सच ही थी। चैंगलिंग के पास बाई की शक्ति आनी, ये एक अजीब बात है। मिरेकल टाइप है ये। मिरेकल सिर्फ बाई के समय ही क्यों हुआ? क्योंकि पहले ऐसे बहुत सारे जानवर थे जो हुआ करते थे, उनकी शक्ति वो विलुप्त हो गई। उनकी शक्ति किसी और को फिर क्यों नहीं मिली? फिनिक्स हुआ करते थे, ड्रैगन्स हुआ करते थे, एल्कोहॉन हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे जानवर थे, पर उनकी शक्ति कभी वापस किसी को नहीं मिली और वो विलुप्त हो गए। पर नॉर्मल टाइगर की शक्ति वापस आई है। ये थोड़ा अजीब है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पापा ने जो कहा है बस मैं वही बता रहा हूँ। बाई होता तो शायद वो ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाता, क्योंकि पापा का करीब बाई ही था। उनके पापा ज़्यादा सब कुछ जानते थे, जैसे कि आपको पता होगा। जैसे जाओ होता है वो कहता है, हाँ आपने बहुत समय पहले बताया था। जो अपना ये भाई होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। जो वैन होता है वो बोलता है, वो जो लड़का तुम लेकर आए हो उसका क्या करना है? भाई कहता है, मैं नहीं जानता, पर वो बहुत नॉर्मल इंसान है, खाने के लिए मेरे से मदद मांग रहा था, उसको मदद दे देना। और ये कहते ही बाई वहाँ से जाने लगता है। जाओ कहता है, कहाँ जा रहे हो बाई? जो बाई होता है वो कहता है, मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठा नहीं रह सकता, मुझे मोशू को ढूंढना है। और ये कहते ही वो जाने लगता है। वो जैसे ही महल के बाहर जाता है वाइट कबूतर उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। बाई कहता है, कुछ खबर मिली? जो हमारा वाइट कबूतर होता है वो मना करता है एंड बाई अपने सफ़र में निकल जाता है। वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, आसपास के लोगों से ही वो पूछताछ करना चाहता है कि क्या कुछ स्पीसीज सा तुमने देखा या फिर ऑल दैट कुछ भी। वो सिर्फ यही जानना चाहता है। अभी हमें अपने ब्राइट रोज को दिखाया जाता है जो लेटा हुआ था। उसको कुछ सपने आ रहे थे, कुछ अजीबोगरीब सपने जिसमें वो रो रहा था। आसपास आग लगी हुई थी। ब्राइट रोज उठ जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वहाँ पर जाओ आता है और कहता है, तुम उठ गए?
ब्राइट रोज जाओ को देखकर हैरान था। वो आसपास की जगह देखकर हैरान था एंड कहता है, मैं कहाँ पर हूँ। जाओ ब्राइट रोज के लिए खाना लाता है और कहता है, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो। ब्राइट रोज उस खाने को लेकर शुक्रिया कहता है। वो ये सोचता भी नहीं है कि इस खाने में जहर या फिर और कुछ है। वो फटाफट उस खाने को खाने लगता है। ब्राइट रोज की खाने की जो डोज है ना वो बहुत ज़्यादा है। कम खाने में उसका पेट भर ही नहीं रहा है क्योंकि बाई ने पहले भी खिला रखा था, बट ब्राइट रोज अभी भी कमजोरी के कारण ही बेहोश हुआ था। तो ये थोड़ा अजीब है। ब्राइट रोज बहुत ही फटाफट खाना खा रहा होता है और जा उसको देख कर कह रहा होता है, तुम बहुत भूखे लग रहे हो। ब्राइट रोज हाँ में सर हिलाता है। जाओ कहता है, तुम कहाँ से आए हो। रोज कहता है, बहुत दूर से। जाओ कहता है, बहुत दूर से। ब्राइट रोज हाँ में सर हिला रहा होता है। जाओ फिर उससे और कुछ सवाल जवाब करने का सोचता ही नहीं है। अपना ब्राइट कहता है कि मुझे यहाँ पर कौन लाया। जाओ बाई का नाम लेता है। ये बाई। अभी जो रोज होता है वो देखने लगता है। जाओ फिर सारी बातें बताता है। रोज समझ जाता है कि ये बाई अपना वही जिसने उसको खाना खिलाया था और वो उसके बारे में ही सोचने लगता है। फिर बाद में जाओ वहाँ से उठ कर जाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। रोज़ अभी भी हाँ में सर ही हिलाया होता है और जो अपना जादूसू है वो वहाँ से चला गया होता है। अभी जो रोज़ होता है वो महल में ही रहा करता था, वो कहीं जाता नहीं है। ऐसे ही एक दिन और बीत गई होती है। लुई से प्रिंस ने अभी तक बात नहीं किया होता है और नाइट में अक्सर ऐसा होता है कि लुई इंतज़ार करती रह जाती है परंतु प्रिंस आता ही नहीं है, जो उसके दिल को बहुत हर्ट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा। आखिरकार ऐसा क्यों है। हमें मुंह वैशु को दिखाया जाता है जो परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो कहाँ जाए, वो कहाँ आ गया है, उसे किडनैप क्यों किया गया है। इतना कमज़ोर बच्चा है तो आखिरकार उसे किडनैप क्यों किया गया है। मोसू अक्सर रोया भी करता था। पेंग्यान उधर आता है एंड मोशू कहता है, क्यों मुझे किडनैप करके रखा है, क्या चाहते हो मेरे से। पेंग्यान कहता है, बच्चे तुझसे क्या चाहूँगा मैं तो चाहता हूँ कि सारे कमज़ोर लोग मर जाएं। अपना मुँह वैसू पेंग्यान को ही देख रहा होता है। पेंग्यान कहता है, कितनी उम्र है तेरी। मुँह वैसू शांत था। पेंग्यान उसके गले को चौक करते हुए कहता है, कितनी उम्र है तेरी। मूशू कहता है, 15 साल। अभी जो पेंग्यान होता है उसे छोड़ते हुए कहता है, फिर भी लड़ाई के नाम पर जीरो एक काम क्यों नहीं करता, लड़की क्यों नहीं बन जाता तू। अभी जो पिंगियान होता है उसके पाँव को खींच कर उसको अपने पास लेने लगता है और मूसू स्ट्रगल कर रहा होता है दूर जाने के लिए, बट पिंगियान उसे जाने नहीं दे रहा होता है। मूसू पिंगियान के मुंह पर ना थूक देता है। अभी जो पिंगियान होता है वो कहता है, इतनी हिम्मत तेरी, और ये कहते ही उसे थप्पड़ मारने लगता है। और अपना मूशू स्ट्रगल कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है उससे दूर जाने की, उसके हाथों को रोकने की, जिस वजह से पिंगियान को और गुस्सा आ रहा होता है और उससे और मार रहा होता है। बहुत बुरी हालत कर दी होती है। तभी वहाँ पर हैप्पी आते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम्हें पता है राजकुमार जिंगबे युआन को पता चला कि तुम ये कर रहे हो तो तुम्हारी क्या हालत होने वाली है। खुशी बनाओ कि वो अपने घर में ही जांच पड़ताल नहीं करते हैं, नहीं तो तुम जानते हो वो सब चीज़ के बारे में जानते हैं। जो पिंगियान होता है वो कहता है, और सारी चीज़ की खबर तुम ही देते हो, तुम्हारे मैजिक की वजह से ये सब कुछ है, तो मुझे दिखाओगे ही नहीं। जो हैप्पी होता है वो कहता है, पागल है क्या तू, तुझे ये लगता है कि मैं राजा जी के साथ गद्दारी करूँगा। बिल्कुल नहीं। पिंगियान कुछ कहता उससे पहले जिंगबे युआन ही उधर आ जाता है। अपने हैप्पी के शरीर पर हाथ रखते हुए कहता है, गुड हैप्पी, ऐसे ही वफादार बनना चाहिए। और तुम पिंगियान, जब मैंने कहा कि उस लड़के को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा तो तुम हीरो क्यों बन रहे हो। क्या तुम मेरे से बगावत करना चाहते हो। और तुमने इससे क्या कहा, कमजोर इंसान मर जाना चाहिए। ये कहते ही जिंगबे युआन पिंगियान के एकदम पास आ जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, कमजोर कौन है, क्या तुम ये भूल रहे हो, बोलो, या फिर तुम्हें कुछ याद दिलाने की ज़रूरत है। और ये कहते ही जिंगबे युआन पिंगियान के बालों को पीछे से ग्रैब कर लेता है और उसके बालों को घींच देता है नीचे की तरफ, जिस वजह से पिंगियान का फेस पूरा नीचे हो गया होता है। उसके हेड में बहुत दर्द हो रहा होता है एंड उसे ना चाहते हुए भी कुछ छवियाँ दिख रही होती है।
पिंगयान जिसकी बहुत बुरी हालत दिख रही होती है और ये बस वो छवियां हैं, वो चीज़ें हैं जो अपना पिंगयान देख रहा है अभी। पिंगयान की हालत बहुत ख़राब है और उसे बहुत मारा गया भी है। शरीर जैसे कि गलने वाली हालत में हो गई है, बस कीड़े लग जाएंगे उसके शरीर पर, ऐसा लग रहा होता है। दूसरों का पाँव पकड़ के वो उनसे खाना मांग रहा होता है कि कुछ खाने को दे दो। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही होती है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर बैठता है और वो था जिंगबे युआन। जिंगबे युआन कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे लड़के? और ये कहते हैं जिंगबे युआन स्माइल करता है। हमारे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बे युआन उसके बाल छोड़ देता है और कहता है, क्या तुम्हें अपनी कमजोरी दिखाई दी? पिंगयान हाँ में सिर हिलाता है। जिंगबे युआन कहता है, बहुत अच्छे। हैप्पी, इस लड़के को फेरी के पास ले जाओ। जो हैप्पी होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और मूशु को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। अभी मूशु जो चल ऐसे ना उसको हैप्पी पकड़ के ले जा रहा होता है और मूशु जिंगबे युआन का कपड़ा पकड़ लेता है। ये गलती से हुआ था। वो किसी चीज़ को पकड़ के वहाँ से ना जाना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे फिर से मारा जाएगा, इसलिए वो चीज़ पकड़ा था ताकि वो कहीं से मतलब वहाँ से ना जा पाए। बट उसके हाथ में जिंगबे युआन का कपड़ा ही आ गया होता है। मूशु जो धीरे धीरे वो इसमें कह रहा है, मुझे मुझे नहीं जाना है, नहीं हार मानूंगा। जिंगबे युआन जिसके कान तेज है वो अपने मूशु के पास जाकर अपने कपड़े को छुड़ाते हुए उसके कान में जाकर कहता है, अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो एक भी मौका मत छीनो। किसी को अपने मुंह से निवाला मत छीनने दो। उनके निवाला छीनने से पहले ही तुम उस खाने को खा जाओ। दूसरे के निवाले को तुम छीनो, खुद मौका मत दो किसी को निवाला छीनने का। चांस मिलते ही उस चांस को अपना लो। एंड ये कहते ही वो दूर होकर इशारा करता है कि ले जाओ उसे। और हैप्पी उसे अपनी जगह जहाँ पर वो रहता है उसके एक अंडरग्राउंड जगह पे ले जाता है और वहाँ पर मूशु को रख देता है और कहता है, हे फेरी, इसके चोट को तुम्हें सही करना है। जो फेरी होती है वो कहती है, क्या मैं यही करने के लिए बची हूँ? अभी जो फेरी होती है उसके पाँव में ना जंजीर बांधी गई थी। मतलब उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ से चैन से तो जी रही है, खाना पीना उससे मिल रहा है उसके शरीर की हेल्थ को देखकर लग के, बट यहाँ पर उसे आज़ादी नहीं है। लाइक यहाँ पर उसे कैद करके रखा है, ऐसा फील हो रहा होता है। अभी जो अपना हैप्पी होता है वो कहता है, जिंगबे युआन ने कहा है। एंड ये कहते ही वो चला जाता है वहाँ से। जो फेरी होती है वो गहरी सांस लेती है, मूशु के पास जाती है और उसे देख रही होती है। मूशु जो धीरे धीरे कह रहा होता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कमज़ोर हूँ, फिर भी लड़ूंगा। अभी जो फेरी होती है वो कहती है, अगर तुम लड़ रहे होते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती, इधर आओ। और ये कहते ही वो उसके चोट को ना देखते हुए उसे घसीट के वहाँ पे ले जाने लगती है और फिर बाद में अपने हाथों को अपने हाथ से रफ करते हुए उसके बॉडी पर हाथ रख देती है। आंखें बंद कर ली होती है और उसके बाल पूरे उड़ रहे होते हैं और जो मूशु के शरीर की चोट है वो सही हो रही होती है। मूशु के शरीर की चोट सही हो गई होती है, बट फेरी थोड़ी सी कमज़ोर लग रही होती है। लाइक फेरी ने अपनी शक्ति उसे दी है, ऐसा फील हो रहा होता है। मूशु अपनी आंखें खोल लेता है बट फेरी ज़मीन पर गिर जाती है। अभी मूशु ने हल्का हल्का देखा होता है कि फेरी उसको हील कर रही होती है। वो आंखें खोलकर फेरी को ही देख रहा होता है। फेरी कहती है, ऐसे क्यों देख रहे हो? मूशु ना में सिर हिलाता है। फेरी कहता है, तुम्हें यहाँ पर पटक दिया गया है, मतलब तुम कहीं नहीं जा सकते यहाँ से, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा बच्चे। जो मूशु होता है वो एकदम शांत था और कहता है, आप भी उन लोगों के साथ होना। अभी जो फेरी होती है वो अपनी जंजीरें दिखाती है और कहती है, देख लो मैं तुम्हारी तरह ही हूँ, बट मुझे मारा नहीं जा सकता यहाँ पर। और ये कहते ही फेरी स्माइल करती है। मूसू बस फेरी को ही देख रहा होता है और कुछ नहीं कह रहा होता है। अभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो खाना लेकर गुजियान के पास गया था। गुजियान जो एकदम शांत थी, काव्य ने उसे खिलाने की कोशिश कर रहा होता है बट गुजियान ने खाया नहीं होता है। जो वैन होता है वो गुजियान के पास निवाला ले जाता है और कहता है, गुजियान थोड़ा सा खा लो। पर गुजियान उस खाने को साइड करते हुए कहती है, भाई ने खाना
खाया होगा क्या? वो ठीक तो होगा ना? उसे मारा तो नहीं गया होगा ना? उसके सिर में भी चोट तो नहीं लगी होगी ना? वो पहले से ही बीमार था। आपने देखा था ना राजकुमार वैन, उसके शरीर में कितनी चोट लगी थी। ठीक तो होगा ना? अभी जो साजिश होता है वो भी उधर आ गया होता है और ऐसे ही खड़ा था। वैन कहता है वो ठीक होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे गुजियान, थोड़ा सा खाना खा लो, मैं वादा करता हूँ मैं उसे सही सलामत लाऊंगा। जो काउवेनिंग होता है वो कहता है देखो गुजियान, अब तो राजकुमार वैन ने भी वादा कर दिया है, थोड़ा सा खा लो। पर गुजियान खा ही नहीं रही होती है। अपना जाओ उधर आता है और कहता है गुजियान, अगर सोचो हमें बाई मिल गया, हमें उसका एड्रेस मिल गया और हम वहाँ पे जाए और हमें लड़ाई करना हो, तो तुम कैसे लड़ोगे? क्या तुम अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ोगी नहीं? बोलो, क्या तुम बाई के लिए नहीं लड़ोगी? जो गुजन होती है वो कहती है लड़ूंगी ना जाओ बाई, मैं जरूर लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी, मुझे लड़ना है, मुझे मेरे बेटे के लिए लड़ना है। जाओ कहता है ऐसे कमजोर हालत में खाना खा लो ताकि तुम लड़ सको, ताकि तुम्हारे पास शक्ति होए और तुम्हारे बेटे को चोट पहुंचाने की सजा तुम उन्हें दे सको। गुजियान कहती है हाँ, मुझे मुसु के लिए लड़ना है, मुझे उशु के लिए लड़ना है। और ये कहते ही वो खाना खा रही होती है। वो बहुत ही ना फास्ट फास्ट चबा रही होती है खाने को। वैनिंजाओ को देखकर ये बुरा लग रहा होता है। काओवेनिंग की आंखों में आंसू तो था ही, गुलजान तो अपने खाने के साथ अपने आंसुओं को भी खा जा रही थी, क्योंकि खाने पे आंसू गिर जो रहा था। हमें गुवो और अपनी फुमोंग को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं। फुमोंग कह रही होती है कि गुलजान के साथ बहुत बुरा हुआ, बच्चे का दूर जाना दिल को तोड़ देने जैसा होता है। गुवो मिंगमियांग भी कह रही होती है। अभी फुमोंग अपने यहाँ की भी बात बताती है कि प्रिंस लुई से बात ही नहीं कर रहा है, उसने शादी के लिए हाँ कहा है बट वो बातचीत ही नहीं कर रहा। अभी जो सिचुएशन चल रही है जिस वजह से लुई की जो रस्म है बाकी की शादी की जो करनी चाहिए वो हम कर नहीं रहे हैं। पहले से ही बेचारी इतनी उदास है और प्रिंस का ऐसा इग्नोर करना उसे और उदास कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रिंस को कैसे समझाऊं। वो भी हाँ में सर हिला रही होती है कि ये गलत है, बट प्रिंस को कोई कैसे ही कुछ बोल सकता है। हमें बाई को दिखाया जाता है जो वापस घर आया होता है और वो बैठा हुआ रहता है। तभी उसके पास ब्राइट रोज आता है और कहता है तुम मुझे घर पे नहीं दिख रहे थे। जो बाई होता है वो कहता है तुम्हें होश आ गया, लगता है कि तुमने अच्छे से खाना खाया है। ब्राइट रोज हाँ में सिर हिलाता है और शुक्रिया कहता है झुककर। जो अपना बाई होता है वो कहता है शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहते ही उठ जाता है। अपनी यूनू आती है एंड कहती है कहाँ जा रहे हैं आप? जो अपना भाई होता है वो बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए ही आया था, मैं वापस जा रहा हूँ। जो अपनी यूनू होती है वो कहती है कहाँ पर? भाई कहता है मेरा सफ़र थोड़ा बड़ा होने वाला है, मैं थोड़े दूर जगह पे जाने वाला हूँ, तो बस मैं ये बताने आया था। जो अपना ब्राइट रोज होता है वो कहता है पर कहाँ पर? जो अपना भाई होता है वो कहता है ये तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता। और ये कहते ही जाने लगता है और न्यू से कह देता है कि ये बात वेनेंजाओ को बता दे। ब्राइट रोज जो एकदम सीधा था और बाई को ही देख रहा होता है। बाई जो चल रहा होता है मन में कह रहा होता है कि अगर मुझे मूसू ना मिले तो इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ। अभी बाई ने ऐसे ही कहा होता है और वो चलने लगता है। ब्राइट रोज जो उसे ही देख रहा होता है और यूनू से कहता है यूनू क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? कीनू हाँ में सिर हिलाती है एंड उसे कुछ खाना ला कर दे देती है और कहती है पर आपको खाना क्यों चाहिए था? ब्राइट रोज स्माइल करता है और शुक्रिया कहता है और जाने लगता है। यूनू समझ नहीं पाती है कि उसने खाना क्यों मांगा है। अभी हमें बाई को दिखाया जाता है जो चल रहा होता है। तभी वो प्रिंस से टकरा जाता है। प्रिंस गिरने वाला था बट बाई उसे कमर से होल्ड कर लेता है। दोनों की आईज मैट हो रही होती है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। जो अपना बाई होता है वो फिर बाद में सेंस में आते हुए प्रिंस को छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। अभी बाई जो मन में कहता है मैं प्रिंस को देखना नहीं चाहता था, मैं फिर से वो एहसास नहीं चाहता था जो मुझे मिल गया। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है जितना भी सोचो कि तुम्हें देखने से कुछ एहसास नहीं होगा, पर यह एहसास
जा ही नहीं रहा है बाई। अब ये व्हाइट रोज जो उन दोनों के बीच में खड़ा था, वो एक पल प्रिंस को देख रहा होता है और दूसरे पल बाई को। फिर वो वहां पर भागने लगता है बाई की तरफ। अपना प्रिंस ब्राइट रोज को जाते हुए देख रहा होता है, बट उसका चेहरा ढंग से नहीं देख पाता है, क्योंकि ब्राइट रोज की बाल बड़ी है और वो भाग रहा है तो उसका बाल उसके चेहरे पर आ रहा है। अभी हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो महल के अंदर पहुंच गया होता है। कहानी सिर्फ अपने मुंह इशू पे होती है जो बैठा हुआ था, और अपने खाना लाया गया होता है। मुंह इशू कहता है मुझे खाना नहीं खाना है। हैप्पी कहता है खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। और ये कहते ही जाने लगता है। जो फेरी होती है वो कहती है देखो, अगर तुम्हें लड़ना है तो तुम्हें खाना पड़ेगा ही, भूखे पेट कुछ नहीं हो सकता। मोशू कहता है मैं खा भी लूँ तो क्या फ़ायदा, मैं लड़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मैं लड़ ही नहीं सकता, बिल्कुल लड़ नहीं सकता। मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान। जो अपनी पैरी होती है वो कहती है तुम्हारी एज क्या है। मोशू उसकी तरफ देख कर कहता है 15 साल। फेरी कहती है और फिर भी तुम्हें लड़ाई नहीं आती। मोवेशू की आंखें नीचे थी। फेरी बोलती है पता है जिस जमाने में हम थे ना, उस जमाने के 10-10 साल के बच्चे एक अच्छे योद्धा हुआ करते थे, और तुम 15 साल के और तुम्हारे पास कुछ शक्ति नहीं है। बड़ी अफसोस हो रही है, पर गलती तुम्हारी नहीं है। गलती किसी की नहीं है। काफी लोग बच्चे ऐसे होते ही हैं जो युद्ध कला में कभी निपुण हो ही नहीं पाते हैं, और शायद तो उन्हीं बच्चों में से हो। वैसे तुम्हारे पसंदीदा चीज क्या है। अपना मूशु एकदम शांत था। फेरी उसके पास आती है और अचानक से उसके सर के अंदर पूरा हाथ ही घुसेड़ देती है, पूरा उसके सर को पकड़ी हुई थी। मूवेशु को दर्द हो रहा होता है और फेरी की आंखें अजीब सी वाइट हो गई होती है, उसकी जो ब्लैक स्पॉट थी वो गायब हो गई होती है। मूवेशु को समझ में नहीं आ रहा होता है कि फेरी कर क्या रही है। फेरी के नाक से खून निकलने लगता है और वो उसे छोड़ती है और कहती है जब भी मैं ये शक्ति यूज करती हूँ मैं बहुत कमजोर हो जाती हूँ। वाह, कमाल की बात है, तुम्हें लड़की बनने का शौक है। मोवेशु एकदम हैरान होकर फेरी को देखने लगता है। फेरी कहती है मैं दूसरों का दिमाग पढ़ सकती हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और मुझे उनको छूना जरूरी होता है। और कमाल की बात पता चली है मुझे तुमसे, तुम्हें डांस करने का शौक है। तुम अकेले में चिल्लाया करते हो और अपने बारे में बोला करते हो, हम्म, है ना। मोवेशु एकदम शांत हो गया होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। फेरी कहती है तुम इंट्रोवर्ट हो, खुद से ही सारी बातें कर लेते हो, जुबान पर कुछ नहीं लाते, है ना। अभी भी वो एकदम ही शांत था। फेरी कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें डांस करने का शौक है तो इसमें क्या बुरी बात है, तुम डांस भी कर सकते हो और दूसरों को नचवा भी सकते हो। मोवेशु को कुछ समझ में नहीं आता और कहता है मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं सीख पाया हूँ, मुझे ढंग से कुछ नहीं आता। अपनी फेरी कहती है अगर तुम युद्ध कला में अच्छे नहीं हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। जो मोवेशु होता है उसे समझ में नहीं आता। फेरी कहती है मैं स्लाइन कबीले की इकलौती विच बची हूँ, एक रियल विच, बाकी जो होंगे उधर फेक होंगे, पर मैं हूँ स्लाइन कबीले की रियल विच। अभी मोवेशु दिमाग पे जोर डालने लगता है और कहता है स्लाइन कबीला खत्म हो चुका है। अभी जो अपनी फेरी होती है वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं ही इकलौती रियल विच बची थी, उसके बाद कुछ नहीं बचा है। मैं जो पावर यूज कर सकती हूँ वो स्लाइन कबीले की विच कहाँ यूज कर सकती थी, उनकी सारी शक्ति चली गई थी। शक्तियाँ तो मेरे पास ही है। बेचारा, उनको दूसरों को शराब देना होता है तो वो खुद मर जाते हैं। तुम्हें पता है स्लाइन कबीले की सबसे पावरफुल चीज क्या है। इंसान के अंदर गिल्ट डालना, एक ऐसे इंसान को बसा लेना जो उनके अंदर गिल्ट भर सकता है। पर अब वैसी शक्ति कहाँ, मैं ये गिल्ट किसी के अंदर भी डाल सकती हूँ थोड़ी सी शक्ति यूज करके, पर बाकी स्लाइन कबीले की विच को मरना पड़ता है। मरते समय ही वो इस श्राप को दे सकते हैं, हमारी तरह शक्ति उनके पास नहीं। तो अगर तुम मेरे से मैजिक सीखते हो और मेरे कबीले में शामिल होते हो तो मैं तुम्हें पावरफुल बना दूंगी,
जो अपना मुंह इशू होता है वो कहता है, पर आखिरकार आप ये चाहते क्यों हैं? जो अपनी फेरी होती है वो फेस नीचे कर लेती है एंड कहती है, मैं अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि स्लाइन कबीले का अस्तित्व बचा रहे, मेरी भी अलायंस हो, मेरे भी शिष्य हो। कहा जाए कि ये स्लाइन कबीले का है और स्लाइन कबीले की गुरु फेरी है। मेरी बहन ने सब कुछ तबाह करने की सोची थी, सब कुछ, पर मैं बच गई और इसी वजह से मैं इन जंजीरों के साथ भी खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने कबीले का नाम बढ़ाना चाहती हूँ। पर कोई भी मेरे से ताकत नहीं सीखना चाहता है। क्या तुम सीखना चाहोगे बच्चे? मुंह यीशु हाथों पर ही देख रहा होता है एंड फेरी उसको देख रही होती है। अभी हमें हैप्पी को दिखाया जाता है जो अपने जिंग युआन के पास जाकर जो फेरी अपने मुंह यीशु से कह रही है वो बताता है। एंड जिंग युआन कहता है, जो 15 साल का होकर युद्ध कला नहीं सीख पाया, क्या वो कुछ दिनों में ये सीख पाएगा? मुझे नहीं लगता। वो कभी भी हमें ओवर पावर नहीं कर पाएगा। करने दो जो फेरी को करना है। ये गेम वैसे भी ज़्यादा नहीं चलने वाला है। ये गेम बस कुछ समय का ही है और कुछ समय बाद ये गेम ख़त्म होगा और इस गेम का विजेता मैं होऊंगा। और ये कहते ही जिंग युआन स्माइल करता है एंड हैप्पी हाँ में सर हिला देता है। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि मूवी शो के अंदर क्या चल रहा था। टॉम बॉय है, उसे पसंद है डांस करना, लड़कियों जैसा रहना, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसा है। और इंट्रोवर्ट तो बेचारा वो है ही। तो बस अभी के लिए इतना ही। आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये तो आगे ही पता चलेगा। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा हो तो इस एफ के साथ बने रहिएगा और इस एफ के साथ बने रहने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय वंशु लिख दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वंशु।